हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी विथ नीलू। प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम कृमियों से होने वाले रोगों को पढ़ने वाले हैं, जिसको कहा जाता है हेलमिंथेस से होने वाले रोग। ये भी पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम में, बहुत काम की आइडेंटिटी मैं इसमें दूंगी आपको और पूरा डिटेल भी बता दूंगी, तो आप प्लीज़ सुनिए। ये जो है उदर यानी कि पेट जो होता है, वहाँ जाकर अपने और ज़्यादा अपने शरीर को डेवलप करके, अपने आप को डेवलप करके, बच्चे पैदा करके और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 500 से 5000 तक हो सकते हैं। ये बहुत सारे हो सकते हैं, पूरे शरीर में फैल सकते हैं, घूमेंगे अपने शरीर में इस तरीके से जैसे इनका घर हो। और ये देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं, हुकवर्म और लेसवर्म। हुकवर्म केचुए के जैसे होते हैं, गोल गोल पहिए की तरह। ये ऐसे शरीर इनका गोल गोल होता है, लाइक पेन को गोल गोल होते हैं ना, पेन ऐसे, तो वैसे। और लेसवर्म क्या होता है, चपटी चपटी लेस होती है, लाइक एक फीता कृमि, जैसे कोई फीता, जो कपड़े नापने का फीता होता है ना, उसके हिसाब से वो फीता कृमि कहा जाता है उसको। अब मैं आपको बता दूं कि ये कृमि आमाशय या पक्वाशय में कीड़ों की तरह हो जाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, जैसे फाइलेरिया इसको बोलते हैं, फाइलेरिया, लसिका फाइलेरिया और हाथीपांव, ये एक ही रोग है। और ये रोग है जिसको हाथीपांव रोग कहा जाता है, इसको फाइलेरिया कहा जाता है। अतिसार इसका उदाहरण है, एस्केरियासिस इसका उदाहरण है, नारू रोग जिसको बाल नारू रोग कहा जाता है, ये भी इसी का उदाहरण है। टीनियसिस भी इसका उदाहरण है। इसको याद करने के लिए बहुत शानदार ट्रिक है, लेकिन मेरी नहीं है। हाँ, फेंटा में क्या है, एफ से फाइलेरिया है, एन से नारू रोग है, ए से एस्केरियासिस है, टी से टीनियसिस है और अतिसार जो है ऐसे। फेंटा से ये याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा आपका। अब आप आगे देखिए, फाइलेरिया के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जिसको हाथी पांव बोला जाता है, एलिफेंटेसिस बोला जाता है, यही हाथी पांव होता है। इसको श्लीपद, फील पांव भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में खास करके होता है ये, मतलब कि इसी क्षेत्र में होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, भारत, पाकिस्तान, ये जितने भी उष्णकटिबंधीय के अफ्रीका एरिया, दक्षिण अफ्रीका के कुछ एरिया ऊपर के, तो ये यहाँ पर होता है। ये फाइलेरिया ब्रैंक्रोफाइट नामक कृमि से फैलता है। फाइलेरिया जो है, फाइलेरिया ब्रैंक्रोफाइट याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है खास करके। मच्छर, इसका वाहक मच्छर है, क्यूलेक्स मच्छर जो है इसको आगे बढ़ाता है। ये क्यूलेक्स मच्छर जो है एक संक्रमित शरीर से दूसरे संक्रमित शरीर तक अंडा पहुंचा देता है। और यह रोग लसिका ग्रंथियों व नाड़ियों को प्रभावित करता है। ये लसिका ग्रंथियां क्या है, लसिका ग्रंथियां हमारे शरीर के जो ब्लड की वाहिनियां हैं, वो ब्लड को शुद्ध कर, वहाँ ब्लड शुद्ध होने के लिए रुक के चलता है, तो वो उस ब्लड से वहाँ जो रोक के लगते हैं ना, वहाँ पे वो बाहर की ओर निकलता है। तो वो बाहर की ओर जो जगह है ना, उस तंत्र को लसिका तंत्र कहा जाता है। तो वहाँ उस तंत्र को, पूरे तंत्र को ही प्रभावित कर देता है। और इसमें पैर, वृषण, इसमें शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाती है, लाइक पाँव सूज जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, जो जिससे दिव्यांगता आ जाती है, बंदा चल ही नहीं सकता, गंभीर दिव्यांगता हो गई उसको। इसमें अंडकोश भी सूज जाते हैं, इसमें कभी कभी स्तन भी सूज जाते हैं, इसमें कभी कभी हाथ सूज जाते हैं, इसमें पैर सूज जाते हैं, इसमें कुछ भी सूज सकता है। ऐसा चलने वाला व्यक्ति के चलना बंद हो जाता है, बेचारा परेशान हो जाता है, उसको सामाजिक, आर्थिक हर तरह की मुसीबतें हो जाती है। और ये 3 प्रकार के कीड़े होते हैं, काय के, फाइलेरिया के। ये कीड़ों के प्रकार 3 है। ये जो है फाइलेरोडिटिया परिवार से ये कीड़ा बिलोंग करता है। और ये इस वुचेरेरिया बेंक्रोफाइटी, जिसके 90% मामले जो है वुचेरेरिया बेंक्रोफाइटी के ही मिलते हैं। और ब्रूगिया मलाई, ब्रूगिया तिमोरी जो कहते हैं, इन दोनों के 10% मामले हैं। वुचेरेरिया बेंक्रोफाइट के बारे में बात करते हैं। ये जो कृमि है, ये लिम्फेटिक सिस्टम को परेशान कर देता है, संक्रमित कर देता है। और रात को जब ब्लड एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, तो उस इकट्ठे ब्लड में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर ये जो बंदा है, कृमि है, ये दिखाई देता है, ये कृमि दिखाई देता है। गलती हो गई यहाँ लिखने में। अगर ये कृमि अंदर की ओर ही मर जाते हैं, तो लसिका तंत्र में ऐसे ब्लॉकेज खड़े कर देते हैं, ऐसी रुकावट डाल देते हैं कि वो वहां से जहर फैलाना चालू कर देते हैं। मरे हुए कृमि जो है, मरा हुआ कृमि जो भी होता है, वो उस वहां पर रोक लगा देता है, जिसकी वजह से वो ब्लड आगे बढ़ नहीं पाता। और वहाँ लसिका तंत्र इस तरीके से संक्रमित होता है कि वहाँ पर स्किन मोटी मोटी होने लग जाती है, व्यक्ति को दर्द होता है, फूलने लगता है स्किन, और वहाँ से वो अपना अलग ही रूप दिखाता है कि मरने के बाद भी वो इतना मोटा हो जाता है कि स्किन मोटी हो जाती है और बंदा परेशान हो जाता है।
तो ये कोई दवा जो होती है वो इस ब्लॉक को निकाल नहीं सकती, यहाँ से ब्लड आगे नहीं बढ़ा सकती। इसी कारण जो है इसको कभी कभी शल्य कर्म करने से ये खुल जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कभी कभी खुल सकता है, लेकिन खुलता नहीं है आसानी से नहीं। तो इसके जो कुछ पॉइंट है काम के, मैं वो आपको बता देती हूँ कि 2000 ईयर जो था 2000 में डब्ल्यूएचओ ने हाथी पांव उन्मूलन के लिए GPELF जो है वैश्विक कार्यक्रम शुरू किया है, ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियसिस है ना। और डब्ल्यूएचओ ने 2012 से 2020 तक के लिए उष्णकटिबंधीय रोगों के उन्मूलन के लिए अपना लक्ष्य रखा है। हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय जो उसने 2021 तक इसके उन्मूलन के लिए आह्वान योजना चालू की है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि 2018 में APELF जो है ये पहल हमारे देश की गवर्नमेंट ने शुरू की, एक्सीलरेटेड प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियसिस। भारत ने इसके लिए दोहरी नीति अपनाई है। एक दोहरी नीति कैसे अपनाई है, इसने जो है EDC जो है दवाइयाँ EDC और एल्बेंडाजोल जो है इसके लिए फ्री में दी जाती है आंगनवाड़ी में। बच्चों को जब कीड़े पड़ जाते हैं तो एल्बेंडाजोल दी जाती है आंगनवाड़ी से और अवेलेबल की जाती है, और ये जो है हॉस्पिटल से सभी जगह से वितरित की जाती है ताकि किसी को ये कीड़े पड़े ही ना। वो कीड़े पड़ गए हो तो वो जो है उसको रोक ले। इन कीड़ों को ये दवाई जो है इन कीड़ों को तब तक रोकती है जब तक ये मर नहीं जाते, खत्म होके बाहर नहीं निकल जाते। तो ये तब तक ये दवाई है जो कि तब तक उनको रोकती है, लेकिन ये उनको खत्म नहीं कर सकती। ये वो खुद ही कीड़े अपने आप से खत्म होते हैं। अंग विकृति प्रबंधन तथा दिव्यांग रोकथाम शामिल किया है इस दोहरी नीति में। और केंद्र ने 2019 में ट्रिपल ड्रग थेरेपी के तहत आगे इस योजना पर आगे बढ़ रहे हैं। उपचार में एल्बेंडाजोल प्लस इवरमेक्टिन दी जाती है, एवरमेक्टिन जिसको कहा जाता है, और एल्बेंडाजोल प्लस डाइथैलेक्रेबेमाइजिन दी जाती है। इसकी जो दवाइयां हैं ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये कीड़ों को मारती नहीं है, तब तक रोकती है जब तक वो मर नहीं जाते, उनको आगे बढ़ने से रोकती रहती है। अब मैं आपको नेक्स्ट अतिसार पढ़ाने वाली हूँ। अब हम लोग अतिसार पढ़ने वाले हैं। डायरिया जिसे कहते हैं आम समस्या है, लेकिन ये बड़ी भयानक रूप ले सकती है। दस्त जो कि सामान्य और बार बार लेटरिंग आना बंदे को, ये इसमें पतले दस्त आते हैं, पानीदार दस्त होते हैं। ऐसा दस्त होता है जिसमें पानी बहुत शामिल होता है, शरीर का पानी खत्म कर देता है, और मल जो है जलयुक्त होता है। इसमें कभी कभी वायरस से, परजीवी से, दूषित भोजन से, तनाव से, पाचन की परेशानियों से, जुलाब की गोलियां लेने से ये प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। लेकिन परजीवी ये जो क्या बोलते हैं अतिसार, इसके कारण भी होता है, काई के कारण, कीड़ों के कारण भी होता है। तो ये हम कीड़ों के कारण वाले अतिसार के लिए बात कर रहे हैं। तो जब ये जो आते हैं द्रव को अवशोषित नहीं कर पाती है, जिसके कारण ये द्रव जो है दस्त के थ्रू बाहर निकलता है, उसको दस्त लग जाती है रोगी को। और अधिक पतले दस्त, उदर में दर्द इसके लक्षण हैं, बार बार मल आना, पानी की कमी हो जाना, खनिज लवण की कमी हो जाना, ऐंठन होना, पेट में सूजन हो जाना, बुखार आना, मल में खून आना, उल्टी आना। अब जो 2 प्रकार का होता है क्या अतिसार का, जो ये जो कीड़े होते हैं, ये जो अतिसार है मेनली अतिसार उग्र और जीर्ण होता है। मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, कीड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं गलत चली गई थी। ये जीर्ण और उग्र 2 प्रकार का हो सकता है, नॉर्मल और खतरनाक 2 प्रकार का हो सकता है। उपचार जो है रिहाइड्रेशन घोल पीजिए, इसमें पानी की पूर्ति कीजिए शरीर में, रोगी को गर्म पानी करके उसे ठंडा करके पिलाना चाहिए, रोगी को आराम करना चाहिए, और आहार समय समय पे और भूख लगे तब लेते ही रहना चाहिए। अब एस्केरियासिस पढ़ते हैं हम। एस्केरियासिस में क्या है, आंत का रोग है, मेनली सभी आंत को ये रोग है, सभी आंतों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये स्पेशली आंत को संक्रमित करता है। एस्केरियासिस आंत में एस्केरियासिस लुम्ब्रिकाइट्स नामक गोल कृमि ये पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ये बनते हैं कि कौन सा कृमि इस रोग का जिम्मेदार है। तो एस्केरियासिस लुम्ब्रिकाइट्स जो गोल कृमि है, फीता कृमि नहीं है, ये गोल कृमि है। ये परजीवी संक्रमित भोजन के अंदर से हमारे शरीर में इसके अंडे चले जाते हैं, संक्रमित भोजन की वजह से इसके अंडे उस भोजन में से हमारे शरीर में चले जाते हैं, और ये 500 से 5000 तक हो सकते हैं, अपनी संख्याएं बढ़ाए जाते हैं। लक्षण है इसमें पेट में दर्द होता है, उल्टियां होती है, अपेंडिसाइटिस होता है, अतिसार होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है, और सन्निघात घबराहट यानी कि खतरनाक घबराहट होती है। जब किसी को प्रेगनेंसी वाली घबराहट होती है वो वाली घबराहट होती है। ऐंठन होती है इसमें। रोकथाम है स्वच्छ जल पिए, स्वच्छ
स्वच्छता रखें, मल मूत्र को खुले में ना करें और ये सड़े हुए दूषित पदार्थों से बचे खाने से उनको। और खाने से पहले हाथों की सफाई भलीभांति करें, शौचालय को साफ रखें और जल स्वच्छ लें। इसकी दवा जो है पिप्राजिन साइट्रेट, पिप्राजिन फास्फेट और मेबेंडाजोल है, इसमें एल्बेंडाजोल है, इसमें पायरेंटल पामोएट है। ये कुछ दवाइयां हैं जो इसमें दी जाती है। इसके बाद हम नारू रोग को पढ़ लेते हैं। नारू रोग या गिनिया रोग, इसको गिनिया रोग भी कहा जाता है, इसमें बाल नारू रोग भी कहा जाता है, इसको नहरुआ भी कहा जाता है और बाल नारू के नाम से ये बहुत फेमस है। लेकिन ये रोग हमारे देश में बहुत हद तक खत्म हो चुके हैं। कुछ रोग तो निकल चुके हैं, जो होते ही नहीं है वो वाली रोगों की श्रेणी में आ चुके हैं। ये जो नारू रोग है ये भी हमारे देश में नहीं है अब। ये गंदे पानी के प्रयोग से हमारे शरीर में आ जाते हैं और 30 से 125 सेंटीमीटर तक लंबे इसके रेशेदार पतले जो कृमि होते हैं, इसके इतने लंबे कृमि होते हैं। इसे डेक्कन कुलियासिस भी कहा जाता है। डेक्कन कुलियासिस, गिनिया रोग, नहरुआ, बाल नारू, बहुत सारे नाम है इसके। गिनी वर्म परजीवी से होता है, इसको याद रखने का है। ये कौन से परजीवी से होता है? गिनी वर्म परजीवी से होता है। गिनी वर्म परजीवी ये अभी भी इथोपिया, माली, दक्षिणी सूडान में आम समस्या है, वहां पर अभी भी है ये। और दूषित जल से बॉडी में प्रवेश करते हैं और 8 से 12 सप्ताह लेते हैं अपने आप का। ये अंडा अपने आप का पूरा विकास करने में 8 से 12 सप्ताह लेते हैं। अब लक्षण में पैर पर फफोले और छाले पड़ जाते हैं इसमें, और बाद में ये छाले पूरे शरीर पर पड़ने लगते हैं। इन फफोलों से उनका ये कीड़े अपना मुंह बाहर निकालते हैं। मान लो ये फफोला है, इन कीड़ों यहाँ पे छोटा सा काला काला दिखाई देता है और इनसे ये रेशेदार कीड़े बाहर निकलते हैं इसको फोड़ के। ये जो फफोला है फूटता है, उसमें से वर्म धागा बाहर निकलता है और ये बहुत लंबा धागा होता है जिसको पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं इसे। पहले के लोग इसे लपेट के इसको बाहर निकालते थे। धागे में सूत के धागे की तरह बाहर निकलते हैं ये। और बाल का विकास पूरा होने पर ये जो है 1.25 मीटर, यानी कि आपको बताया मैंने, ये अब ये शरीर में घूमते हैं, हमारे शरीर में पूरे शरीर में घूम सकते हैं तथा जहाँ अपना छाला बनाते हैं वहाँ रेशे की तरह बाहर निकलते हैं। और ये तेज दर्द होता है जहाँ ये अपना जहर छोड़ते हैं, तो वहाँ तेज दर्द होता है। उपचार इसमें पानी, पूरी तरह साफ पानी पिए, पानी को यूज करने के पानी को भी पूरी तरह साफ रखें। अब मैं आपको बता देती हूँ टीनियासिस के बारे में। ये जो है हम सारे रोग खत्म कर चुके हैं इसमें पढ़ने में। तो टीनियासिस जो है टेप वर्म यानी कि फीता कृमि, ऐसे पतले कृमि जो बिल्कुल फीते की तरह चपटे होते हैं। इसके अंदर गोल गोल मांस नहीं होता, ज्यादा पानी नहीं होता इसमें। ये पतला एक चपटा कृमि होता है, जैसे स्केल, जैसे कोई फीता कपड़ा नापने का, ऐसे पतले कृमि होते हैं। और ये जो संक्रमण है जो मुख्य रूप से ये पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं। टीनियासिस पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। गाय और सूअर का अधपका मांस खाने से, कच्चा मांस खाने से ये कीड़े जो है अपने शरीर में इसके अंडे चले जाते हैं और ये अपना काम करना चालू कर देते हैं। इसके लक्षण है पेट में दर्द, वजन में कमी, थकान, भूख पे असर, दांत, अनिद्रा और तंत्रिका तंत्र पे असर पड़ता है। ये कीड़े मल में दिखाई दे सकते हैं, बिल्कुल पतले धागे नुमा, लेकिन पतले गोल नहीं, चपटे कृमि होते हैं। ये चपटे कृमि होते हैं और ये इसके परजीवी के 3 प्रकार होते हैं: टीनिया सोलियम, टीनिया सेगिनेटा और टीनिया एसिटिका। जो टीनिया सोलियम और टीनिया एसिटिका ये कच्चे मांस की वजह से होते हैं, और जो बीफ खाने से, गाय का मांस जो है उसको खाने से, उसको कच्चा खाने से ये जो है सेगिनेटा होता है। ये उपचार में दवाइयां हैं इसमें प्रेजिक्वेंटल और निक्लोसोमाइड जो है, निक्लोसोमाइड और प्रेजिक्वेंटल इसमें टीनियासिस में दिए जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर watching me. Thank you so much.